3D एक ऐसा चैप्टर उभर के आया है जो एडुकेटिव पैटर्न का बिल्कुल फेवरेट है। उसके बाद आता है नोट्स कैसे बनते। पेपर है हमारा बैटल ग्राउंड, ठीक है, और मूक है हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड। जो हमको इक्विपमेंट ब्रह्मास्त्र जो हमको यूज़ करने हैं ना, वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करेंगे। रात का हो गया 22.50-43 हो गया, या फिर ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रिपीटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा। तुम्हें पीछे अपने घर को देखना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास वो है लग्जरी है कि तुम ये ना करो, ये ना सीखो, और फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो। छोड़ दो। बोला भैया 35 से 42 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। भैया क्वेश्चन मूक में नहीं होते, बाद में हो जाते थोड़ा। पहले गलतियाँ होंगी, पहले दिक्कत होगी, पहले नहीं आएगा समझ में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ देवांश लोहिया एंड यू आर वॉचिंग एग्ज़ाम 4। तो आज हम लोग लेके आए हैं एसएससी सीजीएल मैथ्स स्ट्रेटजी, रिपीटर्स एंड फ्रेशर्स दोनों के लिए है। देखिए, इस वीडियो को वही लोग देखें जिनके मॉक्स में 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 45 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो लोग इसको स्किप करें, और दूसरे वो लोग जिन्होंने कहीं और स्ट्रेटजी वीडियो देख ली है, फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे स्टिक रहें। सब लोग मतलब काफ़ी जानकार लोग हैं, तो उन्होंने भी जो बताया, किसी ने भी, अगर आप किसी के कहने पे कुछ कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। ज़्यादातर दिक्कत यही होती है जब आप प्लान्स बार बार चेंज करते हैं, रोज़ नए नए टॉपर आते हैं और वो लोग अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं, और आप लोग हर कुछ दिनों में जब आपको दिक्कत होती है आप लोग चेंज कर देते हैं प्लान। तो ज़रूरी ये है कि भाई प्लान पे अड़े रहना ज़रूरी है। तो मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और आर्ट्स बैकग्राउंड है मेरा। तो आप लोग जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड हैं और सोचते हैं कि भाई मैथ्स में कैसे होगा, तो वो लोग मेरे से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बाकी सच बताऊं तो मीडियम का या फिर बैकग्राउंड का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बीटेक वाले भी आते हैं, वो भी अच्छा नहीं कर पाते कई बार, और कई बार आर्ट्स वाले होते हैं जो बहुत बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नीचे टाइम लगा दूंगा। जो लोग मतलब कि ठीक ठाक कर रहे हैं उन लोगों को पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार लोग पूछते हैं उनके आंसर बहुत कम लोगों के पास होते हैं, मतलब होते सबके पास है, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को उनके आंसर देते हुए देखा है। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जरूर देखिए, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। तो पहले तो क्रक्स समझिए कि इस वीडियो में क्या क्या है। अगर आप लोग ज़्यादा वीडियो नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर एक बात समझिए, सिलेबस, रिवीजन एंड मोक्स, यही सब कुछ है, और आप लोग यहाँ से भी वापस जा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को फॉलो कीजिए बस। जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने कई कमेंट सेक्शंस को देखा है और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आखिरी वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो मैं देवांश लोहिया हूँ, जैसे मैंने बताया मेरे सीजीएल मेंस में 374 मार्क्स बन रहे हैं, 370 + 4 जो बनेंगे। मेरे एसएससी एग्जामिनेशंस में 154 सीजीएल प्री 2023, 2024 168, 2025 175, और ये CHSL प्री के हैं। मैंने CGL और CHSL प्री जब जब दिए हैं तब तक निकाला है। तो और ये मेरे मेंस के स्कोर कार्ड हैं। 2024 में 329 थे, 2023 में 301 थे, कट ऑफ 302 थी, और CHSL मेंस 2021 में जब रिटर्न होता था, पैसेज वगैरह होता था, तो उस टाइम पे मैंने दिया था मेंस। देन 2023 में 315 मार्क्स थे मेरे, टॉप 100 में था, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गया था, एक नंबर आया था 45 में से। और CGL मेंस 2024 में 312 मार्क्स थे। तो ये मेरी जर्नी रही है। लोग कहते हैं कि भाई मैंने थोड़ा ना पहले अटैम्प्ट में निकाला है, फोड़ा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मैं अपने पहले अटैम्प्ट में कट ऑफ से एक नंबर पीछे था। लक कह लीजिए, थोड़ी मेहनत में कमी कह लीजिए, उसकी वजह से रह गया। तो स्ट्रेटजी मेरी थोड़ी बहुत ठीक रही होगी उस समय भी, अभी भी, कि मैंने उस समय भी ठीक ठाक स्कोर किया था। और 2025 की हाइलाइट्स देख लेते मेरी। तो IBSU में मेरी 17th की सेकंड शिफ्ट में रैंक 1 थी, तो ओवरऑल भी रैंक 1 थी। मेंस भी मतलब कि ठीक गया, अच्छा गया है। और इंटरव्यू फेज़ में ज़रूर स्किप करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इंटरव्यू में बैठा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, एक नौकरी जाएगी। मैं किसी की नौकरी नहीं खाऊंगा, पहले ही बता दिया।
SCL असिस्टेंट लैब में रैंक 1 थी, एक ही पेपर था और 92.5 थे 100 में से। जो सेकंड था मेरे से 10 नंबर पीछे था। और JCA में प्री में 112 मार्क्स थे, 125 में से 16 रैंक थी। IBSA में 77.25 मार्क्स थे, तो इसका भी जो रिटर्न है वो स्किप कर दिया। FCAT 2 216 मार्क्स, कट ऑफ 140 थी, और इसका भी स्किप कर दिया। AFSB CDS 2 का भी SSB स्किप करने का, क्योंकि मैं मतलब कि कोई एक रैंक पोस्ट लेना चाहता था, वो किस लेवल के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, और अन्ना पड़ता है, बस मुझे एक नौकरी चाहिए थी। तो मेरा हो गया है। अब मैं CDS वगैरह चाहे वो लेवल 10 की हो, मैं स्किप करूँगा, और उतना भाई प्रिपेयर भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये मेरे मैथ्स के कुछ स्कोर कार्ड हैं। CGL 2025 मेंस में ज़रूर मैंने एक क्वेश्चन गलत किया है, वो सिली मिस्टेक से हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं काफ़ी हार्ड सिक्स्थ में मैंने 90% या उससे फुल आउट ऑफ फुल किए हैं। तो आप लोग मेरे से अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। और मैं मतलब कि समझता हूँ मैं आपकी जर्नी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करूँगा, तो प्लीज़ फॉलो मी। वाई मैथ टीचर डोमिनेट इन SSC फील्ड। देखो, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपने देखा होगा कि SSC की फील्ड में जो मैथ के टीचर होते हैं, जैसे गगन सर, राकेश यादव सर, तो इन लोगों का थोड़ा ऑरा ज़्यादा है इंग्लिश टीचर या फिर GS के टीचर से। तो वो क्यों है, उसी का सवाल, उसी अगर जब आप आंसर देखेंगे ना, तो उसी आंसर से एक लिंक और आंसर आता है कि किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मुझे ये लगता है कि मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप मैथ्स में टाइम बचा लेते हैं, 12 मिनट 15 मिनट में प्री में करते हैं, तो जो रीजनिंग है वो केवल टाइम की, अगर उसमें आप 15-20 मिनट देंगे तो आपका लगभग 45 प्लस स्कोर आना ही आना है, और आप मैथ में अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप GS और इंग्लिश कंबाइंड दोनों में मिला के अगर 40-45 नंबर ले आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं CGL प्री आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। तो मेरा बस ये है कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैं मैथ्स को मानता हूँ कि अगर कोई सिलेक्शन, अगर आपको कोई प्री और मेंस की अगर सिलेक्शन के लिए पहुँचाता है तो वो मैथ्स है। इंग्लिश 135 मार्क्स की आती है मेंस में, फिर भी वो मतलब मैथ का इतना ज़्यादा भौकाल है इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उससे रीजनिंग जुड़ी हुई है। तो ये समझिए। फॉर एनी सब्जेक्ट 3 बेसिक पिलर। देखो, मैं मानता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के भाई 3 सबसे बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको किसी स्ट्रेटजी वीडियो को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, मोक्स दीजिए। सिलेबस कीजिए, रिवीजन कीजिए, मोक्स दीजिए। रिवीजन मोक्स, रिवीजन मोक्स, रिवीजन मोक्स, बस इतना ही है। नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस देखिए, हर एक सब्जेक्ट का 20% कोर सिलेबस होता है जो 80% रिजल्ट देता है, तो हम लोगों को वो पकड़ना रहता है, और बाकी जो 20% होता है वो मोक्स से हो जाता है। मेरा ये मानना है, बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, आप 100% कवर नहीं कर सकते। 60% जब कवर होगा, मतलब मैं मानता हूँ 20% जब कवर होगा, तो आप मूक देना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन वो सब जो बचा हुआ होता है वो मूक से होता है। सिलेबस अगर मैथ का है आप कर रहे हैं तो एक ही बार में कीजिए, ठीक है। उसको रिपीटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आपको सिलेबस को दोबारा वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है नोट्स की रिवीजन की और मॉक टेस्ट देने की, क्वेश्चन सॉल्व की प्रैक्टिस की। तो लोग क्या करते हैं, जब जैसे मान लीजिए उनका सिलेबस हुआ, अब उन्होंने किया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कोई चैप्टर किया था, 4 महीने 5 महीने पहले, तो वो उस चैप्टर में ये सोचते हैं इसको दोबारा कर लेंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा, बट प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम है उसका रिवीजन। तो हमें रिवीजन और उसके जो क्वेश्चन है PYQ है उसको प्रैक्टिस करना है बस। आपको अगर लगे कभी कि भाई मैं ये क्वेश्चन ये थोड़ा मैंने छोड़ दिया है, तो आप उसका ये जो मैं बता रहा हूँ कि उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए और मूक टेस्ट दीजिए, या फिर मतलब उसका जैसे चैप्टर वाइज मूक है तो उसको PYQ है सॉल्व कीजिए। आपका, मैं मानता हूँ कि 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, यूट्यूब कोर्स वर्सेस पेड कोर्सेज। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मान लीजिए आप मैथ्स पढ़े हुए हैं 11th-12th में, BTech किया हुआ है, या BSc किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जो आप मैथ आप लिंक रहे हैं,
तो आप लोग यूट्यूब के कोर्स से जा सकते हैं, है ना। जो वन शॉट्स हैं, किसी भी टीचर्स को पकड़िए और उससे वन शॉट करने की कोशिश कीजिए। उन लोगों ने किया हुआ है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे में। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो 1 महीने में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है, 11th-12th आपने मैथ नहीं किया था, बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है, आप मैथ में उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पेड कोर्स लीजिए, बड़े कोर्स लीजिए। हमें मतलब है वो थोड़े बड़े कोर्स थोड़े होते हैं कि आप भाई कुछ दिनों में पूरा कर पाते हैं, मतलब कि बहुत टाइम लगता है उनको। लेकिन वो एक बार अगर फाउंडेशन बिल्ड आपकी अच्छे से हो गई ना, तो आप देखेंगे कि आपको आप लोगों ने एक चीज़ एक देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सर कोर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन है कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। जब आप बड़े कोर्स सॉल्व करते हैं, जैसा मतलब कि टीचर्स बताते हैं, तो आपको फिर दिक्कत होनी नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं वो लोग कि आपको दिक्कत बचती नहीं है। और देखिए अगर इसी में एक और चीज़ है, अगर आप लोग अभी बिगनर हैं तो, और आप अगर सादा बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, तो भाई प्लीज़ 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 टारगेट कीजिए 2027। हाँ, पेपर ज़रूर 2026 का दीजिए, आपको समझ में आएगा कि भाई पेपर कैसे आता है। और अगर आपका लक सही हुआ तो आप प्री वगैरह निकाल लेंगे आराम से। लेकिन अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते तो आपको ये नहीं दुख नहीं होना चाहिए कि भाई मैं उसमें फ़ेल हुआ। आपको जो एम रखना है वो 2027 होना चाहिए, क्योंकि भाई बाद में आपको दिक्कत आनी है। प्री आप आराम से निकाल लेंगे, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाएंगे अगर आप लोग छोटे छोटे कोर्स से जाएंगे। और फिर यहीं आपको प्रॉब्लम्स 2027 में देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय भी समय कम होगा और आपके लिए वही प्रॉब्लम्स होंगी, आपका बेस मजबूत नहीं होगा। तो मैं कहूँगा अगर आप जैसे यहाँ पे मैथ बैकग्राउंड के हैं तो आप ज़रूर यूट्यूब वीडियो से जा सकते हैं, यूट्यूब कोर्सेज से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड से ठीक नहीं है तो प्लीज़ 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 पेड कोर्सेज लीजिए, ज़्यादा महंगे वैसे भी नहीं आते हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को मिलती है, तो वहाँ से कीजिए। अब ये मैंने बता ही दिया भाई कि कोर्सेज क्यों मतलब बेटर हैं। तो सब लोग कहते हैं भाई 450 वीडियोज़, 450 वीडियोज़, भाई डरते हैं। बट भाई फाउंडेशन नॉन नेगोशिएबल है। आप लोगों को फाउंडेशन बनानी होगी, जो जो मतलब कि जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैथ नहीं है, उन लोगों को भाई फाउंडेशन कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगी। आपको कोर्स लेना ही चाहिए। मैं किसी का मतलब कि ये पहली बात तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा अभी, लेकिन फिर भी भाई मैं टीचर्स का कोई वो नहीं कर रहा भाई टीचर्स का फ़ायदा हो। लेकिन भाई ये ज़रूरी है कि आप लोग एक अच्छा बेस बनाएं। रियलिटी चेक वही भाई कि अगर बेस नहीं बना होगा तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। वहीं पर आप लोग लूप में फंस जाएंगे। 2026 होगा, 2027 प्री निकाल लेंगे, मेंस नहीं निकाल पाएंगे। टीचर्स की बात करें, फ्रेशर्स के लिए है, केवल फ्रेशर्स के लिए सुनते जाइए। गगन प्रताप सर हैं, मैंने उनको फॉलो किया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो 1.5 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट का कंटेंट देते हैं और उनसे मैं कनेक्ट करता हूँ। उनका ह्यूमर वगैरह या फिर उनकी ट्रिक्स वगैरह, जैसे मुझे सबसे पहले जब मैंने अपने मेंटोर जो थे उनसे पूछा कि भाई मुझे कौन से टीचर्स का लेना चाहिए, तो वो बोले कि भाई इस समय करियर विल है, तो आप करियर विल पे राकेश यादव सर या फिर गगन प्रताप सर का ले सकते हैं। तो मैंने गगन प्रताप सर का 2-3 वीडियो देखी यूट्यूब पे और मुझे पसंद आया, तो मैंने उनको उन्हीं को फॉलो कर लिया। ठीक है, बाकी टीचर्स का कहें तो भाई पवन राव सर भी एक मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही काफ़ी अच्छे टीचर हैं। मतलब कि उनको उतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो मतलब हैं। तो पवन राव सर मेरे काफ़ी दोस्त पढ़े हुए हैं, काफ़ी जने। बस वो एक चीज़ है, वो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वो कोई मजाक वगैरह नहीं करेंगे, वो अपना सिलेबस पढ़ाएंगे और बस निकल जाएंगे, टाइम वेस्ट वगैरह कुछ नहीं, वो केवल पढ़ाने से काम करते। तो कई लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती, ये बात भी है। राकेश यादव सर, आवाज़ सैनी सर और मैथ्स मीनिया दो भर्ती हुए बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मैं कहूँगा आगे आने वाले समय में ये लोग काफ़ी अच्छा नाम बनाने वाले हैं। आज अभी भी है, ऐसा नहीं है अभी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में और बड़े टीचर्स मतलब ये बनते हुए देख रहे हैं मेरे को। अभिनव मैथ सर, मतलब उनके तो भाई जोक्स वगैरह सब लोग मतलब पढ़ाई भी और जोक्स वगैरह पे भी काफ़ी मतलब लोग दीवाने हैं। भूतेश सर ऑफ कोर्स, पंडित्स वगैरह वाले इन्हीं को मतलब कि ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं और आप लोग जानते हैं पंडित्स की क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है। देखो परचेस्ड अगर आपने कोई बैच कम परचेस्ट किया है
और कुछ वीडियो देख ली हैं तो भाई प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे या किसी और भी स्ट्रेटजी कार से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से भटक जाएं और टीचर्स को छोड़ें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, आप एक टीचर से दूसरे टीचर, दूसरे टीचर से तीसरे टीचर भटकते रहते हैं। सारे टीचर्स अच्छे हैं, आदित्य रंजन सर हों, गगन प्रताप सर हों, राकेश यादव सर हों, सारे अच्छे हैं, सारे बेस्ट हैं। बट आप लोगों को समझना होगा, सबके पास कंटेंट है भाई, सबके मतलब कि पढ़ाना क्या है भाई, कंटेंट ट्रिक्स वगैरह है, तो हो सकता है किसी का बेस्ट हो, कोई एक, किसी का कुछ और अच्छा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है भाई उसका वो अच्छा है, अगर करना है तो कर लो, लेकिन ऐसा मत करना कि भाई परसेंटेज मतलब कि कोई एक चैप्टर मैंने इनसे पढ़ा, फिर मुझे उनका पसंद नहीं आया, फिर उनसे पढ़ा, फिर उनसे उनको पसंद नहीं आया उनको पढ़ा, या 6 महीने बाद किसी और भैया ने बता दिया तो उनको ले लो। तो नहीं, जैसे अभी एक मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर मैंने आदित्य रंजन सर का बैच लिया था, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हो नहीं रहे हैं। तो भाई मैंने उनसे सीधा कहा कि भाई उनने, सर में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी है भाई, आपने जो कोर्स करके आपने उसका उतना प्रैक्टिस नहीं किया होगा, उसी समय कोर्स को आपने स्ट्रेच किया होगा ज़्यादा अच्छे, मान लीजिए आप कोर्स को ही 12 महीने में कर रहे हैं बिना प्रैक्टिस के, तो भाई नहीं होगा ना। आप मतलब 12 महीने बाद अपने आप को वहीं पाएंगे जहाँ पे आपने शुरू किया था। बस जो आपने हाल फिलहाल में किए होंगे चैप्टर्स वो आपको अच्छे से होंगे, मन में आएगा भाई कि कुछ कमी रह रही है, हर टीचर्स में थोड़ी बहुत आपको कमी दिखेगी, तो आप भाई सोचेंगे चेंज करना है, बट चेंज नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देन हाउ टू कंप्लीट वीडियोस, भाई कोर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले मैंने एक चैप्टर उठाया, चैप्टर मान लीजिए परसेंटेज मैंने उठाया, तो परसेंटेज में 20 वीडियोज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा कि उन 20 वीडियोज़ के 3 दिन में मैं कर लूँगा, 6-7 वीडियो, जैसे 1.5 घंटे का वीडियो है तो 10-12 घंटे उसको 2x पर लगा दिया, तो 7-8 घंटे का वो रोक रोक के कर रहे हैं, तो वही 10-12 घंटे द्वारा पहुँच गया। तो हम लोगों को क्या करना है कि भाई सबसे पहले वीडियो स्टार्ट हुई, सर ने कॉन्सेप्ट समझाया, अब उन्होंने जब क्वेश्चन लाया तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एंड देन उसके बाद देखना है कि सर ने कैसे किया है। ठीक, ऐसे ही करके आपको सारी की सारी वीडियोस करनी है, जल्दी से जल्दी कोर्स, मतलब जैसे 3 दिन में मैंने कर लिया। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि 20 जो हमारी वो है वीडियोस हैं, मैं क्या करूँगा उन सारों का मैं नोट्स बनाऊँगा। एक बनाऊँगा हार्ड नोट, मतलब जो होंगे, मतलब मेरे 1.5-2 कॉपीज़ के होंगे वो, मतलब कि पूरा सारा सिलेबस मेरा 1.5-2 कॉपी रफ में आ जाएगा। और एक बनाऊंगा मैं बिल्कुल बिल्कुल कंसाइज नोट, जो मतलब जैसे परसेंटेज में मैं आधा पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं बनाऊंगा, जो मुझे डेली लिखने हैं, या फिर जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मुझे वीकली लिखने हैं, उसको वीकली रिवाइज़ करना है। जैसे मेरा है कि मैं भाई लिख के ही रिवाइज़ करता हूँ, मेरा उसी से चलता है। मैं अगर पढ़ के करूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक्टिव नहीं हो रहा है, तो मैं लिख लिख के करता हूँ। ऐसे ही आप लोग मतलब कि को चाहिए कि भाई बार बार रिवीजन हो, तो शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाइए। और सीधा है, सबसे पहले कंप्लीट कीजिए चैप्टर में, नोट्स बनाइए, एंड देन कंप्लीट सीट्स। जैसे सर ने मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, 50 करवाए, 50 छोड़ दिए, मैंने उन सीट्स के 50 क्वेश्चन को कर लिया और पीवाई के क्वेश्चन को कर लिया। मान लीजिए गगन प्रताप सर के एक परसेंटेज की जो पीवाई क्यू है मेंस की, उसमें 200 क्वेश्चन है, मैंने 200 क्वेश्चन क्या लगेगा, 3-4 घंटे लगेगा। तो मैं ऐसे 3 दिन में मेरा हुआ मान लीजिए वीडियोस, अगले आधे दिन में, आधे दिन एक दिन में मेरे हुए नोट्स, और अगले 1.5 दिन में मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो मेरे 5 दिन में मेरा परसेंटेज निपट गया। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से। अब देखिए एक और चीज़ मैंने बतानी छोड़ दी कि भाई आपको सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। मैंने जैसे सिलेबस किया था पहले, तो मैंने थोड़ा 21 में, जैसे मैंने 21 मार्च में, 21 में मैंने शुरू किया था, तो उस समय मैं उतना सीरियस नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही खींच दिया, बस अर्थमेटिक किया था, वो भी 1 साल 1-1.5 साल में। देन लेकिन जब मैंने 2022 दिसंबर से शुरू किया, तो मैंने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, उसके नोट्स बनानी बेहतरीन तरीके से, और पीवाई पूरा प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब देखिए कुछ चैप्टर, मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अगर आपको समझ में नहीं आते तो भाई उनको 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे परसेंटेज भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मैथ इसी पे बना, परसेंटेज रेशियो। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे तो ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, दे फोकस ऑन फ्रैक्शंस, 1/16 क्या होता है, 1/14 क्या होता है, एंड सो ऑन।
फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स एंड सक्सेसिव डेप्रिसिएशन, इन सब को बिल्कुल आपको मतलब कि एक तो मैं कहूँ कि उसको आप याद कर लेना है। बहुत सारे फ्रैक्शन है या फिर डेप्रिसिएशंस हैं, कुछ भी है आपको याद करना है सक्सेसिव। उसके बाद रेशियो में प्रोपोर्शन हो गया, इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3D भाई, अभी जो 3D है ना, मतलब ये समझिए मेंस के अंदर 5 से 7 आए हैं। मैंने शायद 2025 के प्री के सारे प्रीलिम्स के पेपर देखे थे, तो उनमें बहुत सारों में ऐसा था कि किसी में स्पेयर पूछा जा रहा है, किसी में सिलेंडर पूछा जा रहा है। तो भाई 3D एक ऐसा चैप्टर उभर के आया है जो एडिक्विटी पैटर्न का बिल्कुल फेवरेट है। मतलब मेरा तो बहुत तगड़ा था और मुझे लगता है उसका एक काफ़ी फ़ायदा मिला है मेरे को। तो 3D का काफ़ी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसको अच्छे काफ़ी तवज्जो दीजिए। उसके बाद आता है नोट्स कैसे बनाए। ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रिपीटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने जैसे बताया डुअल नोट्स स्ट्रेटजी है। एक होना चाहिए डेप्थ नोट और एक होना चाहिए शॉर्ट नोट। डेप्थ नोट क्या है कि भाई कभी जैसे मान लो आज से मैं 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद देखूँ और मुझे कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मेरे पास ऐसे नोट्स हैं जो मुझे याद करवा दें। और शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो रिवीजन में सहायता दें। गोल क्या होना चाहिए भाई, जैसे शॉर्ट नोट्स का होना चाहिए कि भाई मुझे बार बार रिवीजन करने में आसानी हो। मैंने बताया भाई मेरे जो नोट्स थे 10 से 20 पेजों के थे, मैं आपको शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा भाई कि नोट्स ऐसे बनने चाहिए। जैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप रिवीजन करने बैठते हैं और आपकी इतनी बड़ी नोट्स की बुक है, तो भाई भूल जाइए कि वो साल में आपका रिवीजन होगा, एक भी बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पेज है, 12 पेज है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट उसमें फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट उसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फिर कुछ है, तो आप उसको हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही लेज़ी हैं तो भी भाई महीने में 1 से 2 बार तो कर ही लेंगे। जैसे मैं था, मैं भाई हफ्ते का मेरा प्लान होता था, कभी कभी 2 बार भी हो जाता, 3 बार भी हो जाता था, है ना। तो महीने में 3 से 4 बार आप उसको लिखेंगे या पढ़ेंगे। पढ़ने वालों को ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, लिखने वालों को 2-3 बार तो कम से कम लिखना पड़ता है। 3-4 घंटे में लिख जाता है आराम से अपना, बेहतरीन रिवीजन होता है उसमें। अब रिवीजन बैरियर वही है भाई, लॉन्ग बल्कि नोट्स होंगे तो भाई नहीं हो पाएगा कुछ भी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है, उसमें से जो आता जाए उसको हटाते जाओ। जो कठिन चीज़, जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला पहले आपको लगता था ये अनइम्पॉर्टेंट है, उसको फिर बाद में डाल लो, उसको याद हो जाए उसको हटा दो बस। कैलकुलेशन भाई, सबको चाहते हुए भी भाई कुछ नहीं आता अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन इन मैथ इज़ लाइक वोकैब इन इंग्लिश, यू कांट क्रैक द एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग गुड कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, 1 से 50 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए भाई, याद रखो। और जैसे ये मैं नहीं कह रहा भाई कि 1 से 50 तक आपको सारे इंपॉर्टेंट हो, लेकिन भाई जैसे मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपको आना चाहिए। 49 का है, आना चाहिए भाई। जैसे मान लो 44 का है या कोई है, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट होते हैं जो 37 का हो गया, 35 का हो गया, कि आपको भाई वो आने ही आनी चाहिए। 1 से 27 तक क्यों? अगर देखो आएंगे तो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आएंगे तो आप जो क्वेश्चन भाई लोग 1 मिनट में कर पा रहे हैं वो आप 45 सेकंड में कर पाएंगे। क्योंकि भाई आपने बहुत सारे जो पॉइंट होंगे वो आपने स्किप कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। 1 से 27 तक क्यों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 28, 29, 30 का याद रहे ना, लेकिन 127 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बार जो मेंस का पेपर था उसमें आया था 25 और 27 का क्यूब का आया था, तो 25 का हो गया था, उसमें जैसे 8% और 16% निकालना था। तो वो क्वेश्चन भाई जैसे आया था तो मैंने बहुत 15-20 सेकंड में कर दिया था। अब कुछ कुछ लोगों ने 1 मिनट लिया हुआ, दिक्कत नहीं है 1 मिनट में, लेकिन भाई आप उस 45 सेकंड से शायद हो सकता है अपने एग्ज़ाम का प्रेशर कम कर लें। ठीक है, उससे हो सकता है कि भाई एक क्वेश्चन जो छूट रहा हो वो क्वेश्चन कर लें। तो ऐसी सब चीज़ें होती। मल्टीप्लिकेशन भाई, टेबल टेबल 22, 27, 37, 13, 17, 19, 23, 24, 29, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको याद होनी चाहिए। 22 तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भाई छोड़ना नहीं है बिल्कुल। 27 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेप्लेट्स, सक्सेसिव डेप्रिशिएशन, अब टेप्लेट्स कैसा, 5, 12, 13 है ना, 20, 21, 29, तो ये इंपॉर्टेंट टेप्लेट्स हैं, वो याद होनी चाहिए। सक्सेसिव डेप्रिशिएशन जैसे ये तो चलो CI का हो गया, डेप्रिशिएशन नहीं है, CI हो गया, मतलब कि इंक्रीज हो गया। तो जैसे 6 का है, मुझे याद है कि 19.1016 है, यहाँ पर नहीं वाली है।
भाई मोक्स का एनालिसिस करना शुरू करो। अगर अच्छे से नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके 45 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो मोक्स का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोक्स देना शुरू करो। अगर आप लोग सोचते हैं कि भाई मोक्स में मुझे डर लगता है ये वो, तो भाई बहुत पीछे छूट रहे हो, बहुत पीछे छूट रहे हो। मेरे साथ वाले भाई बहुत मोक्स दे रहे हैं और वो अगली बार फोड़ेंगे। आप लोग मतलब मेरे साथ वाले फोड़ेंगे तो भाई और जो पढ़ते जा रहे हैं उन लोगों के साथ वाले भी फोड़ेंगे। आप पीछे छूट जाएंगे अगर मोक्स नहीं देंगे। नोट्स के रिवीजन पर फोकस करो भाई। और स्पीड, जैसे जो मैंने बताया भाई कैलकुलेशन वगैरह, तो उसका आप लोग देख लीजिए। मूक्स पे तो मैं भाई जैसे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एनालिसिस करना है। बहुत ज़रूरी वीडियो बनाऊंगा भाई। वो तो एकदम रात का हो गया, 22.50-43 हो गए, या फिर मैं कहूँ कि 9 का हो गया ना, तो 29 दशमलव समथिंग समथिंग। अब या फिर मैं कहूँ 15 का 52.0752, 5 मतलब कि 7625, या फिर ऐसे ही मतलब 52 समथिंग है। तो अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। इन चीज़ों से क्या होगा भाई, जब क्वेश्चन दिखेगा तो आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। 1/24 है ना, फ्रैक्शन वगैरह आपको याद होनी चाहिए। 1/14 आ जाए तो आपको मतलब 1/14 नहीं देखना चाहिए आपको, वहाँ पर देखना चाहिए 7 पॉइंट समथिंग, है ना, 7.2856 ऐसा। 32.5 दिखा हो तो सब लोगों को 32.5 दिख रहा है आपको, लेकिन देखना चाहिए 13/40। तो ऐसे ही आपको स्किप करने हैं स्टेप्स। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 7 रेडियस है तो भाई पेरीमीटर 44 होगा, 154 एरिया। इसको अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। जैसे 14 रेडियस है, 88 पेरीमीटर हो गया, 616 हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक आता है जैसे 38,808, है ना, उसका स्फीयर का होता है। जबकि ऐसे मान लीजिए 21 अगर आपका रेडियस होगा तो 38,808 आपका वॉल्यूम आएगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता तो ऐसा नहीं आप कर नहीं पाएंगे। बट आप जैसे मैं था तो मैं प्री का भाई जैसे मुक्स देता था। अगर सिंपल आ रहा तो भाई 7 मिनट में मैं मैथ, 7-8 मिनट में मैथ निपटा देता था। अगर कठिन आ रहा भाई 12-15 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 16 मिनट हो जाएगा। लेकिन और दूसरे लोगों का वही 22-25 मिनट लगेगा। कई लोग उसमें फंस जाएंगे, दूसरे चैप्टर छोड़ देंगे, दूसरे मतलब दूसरे सेक्शंस को में दिक्कत कर देंगे। अब जैसे आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, पंडित के कैलकुलेशन को उठाइए, उन्होंने बढ़िया वो बना रखी है क्विज टाइप की, मूक टाइप का ही। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए। ऐप्स बने हुए हैं भाई कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए, जैसे मैथ वर्कआउट करके एक ऐप है, उसको यूज़ कीजिए, काफ़ी ठीक है। और मूक्स जैसे ही आपका कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए, PYQ किया, उसके बाद आपको क्या करना है कि हर हफ्ते या फिर हर हफ्ते, जैसे हफ्ते का एक दिन आपको कुछ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, न्यू कुछ नहीं पढ़ना है। तो उस समय क्या करना है कि मूक्स का रिवीजन, जैसे मूक्स देना है आपका, मान लीजिए परसेंटेज हो गया या कुछ हो गया। जब आप अर्ली फेज़ में हैं तो भाई उसको भी यूटिलाइज कीजिए उस दिन को, लेकिन जब लेटर फेज़ में आएंगे तो आप लोगों को उस दिन को क्या करना है कि भाई पुराने रिवीजन नोट्स रिवाइज कर लिए, मूक्स लगा लिया। जब पहले पहले होगा तो क्या करना, परसेंटेज हुआ आपको, परसेंटेज का चैप्टर वाइज मूक लगा लिया। जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस में पड़ जाए तब आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, सेक्शनल लगाना है। जब सबको सारे सब्जेक्ट में पड़ जाए तब आपको उसका ये क्या बोलते हैं भाई पूरा फुल मूक लगाना है। सिंपल है, कुछ ऐसा तिगड़म नहीं है उसमें। आप लोग सोचें भाई कि ये वो पीपल कंप्लीट सिलेबस लैक कॉन्फिडेंस दैट दे कंप्लीट वीडियोस बट नॉट गेटिंग देम, दे थिंक दे शुड गो टू वीडियो अगेन बट द प्रॉब्लम बहुत मूक। सही बात है भाई। लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो सोचते भाई दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहीं फिर वो लोग सोचते हैं चलो एक बार और वीडियो करते हैं, लेकिन वीडियोज़ में थोड़ी ना दिक्कत थी। दिक्कत कहाँ थी भाई, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, नहीं की, मूक्स उतने अच्छे नहीं लगाए, तो कहाँ से होगा भाई कॉन्फिडेंस, कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा भाई जब मूक्स लगाओगे। रिपीट टेस्ट के लिए जैसे मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोग, अब जैसे मैंने वीडियो बनाई है तो उसके बाद क्वेश्चन पूछे। मैंने क्या किया है, कई लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दिए। जैसे सब क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया। आगे कई वीडियो बनाऊंगा उन क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को जो आप इस वीडियो पे में डालेंगे उनको मैं आंसर करूँगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आपकी क्वेश्चन हो जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया हो, उनको ज़रूर नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखना। भैया प्लेटू में फंस गया हूँ। एक भाई था मेरा, उसने बोला भैया 35 से 42 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ यार। सीधा है, पिछले 8-10 मूक्स पर जाओ, देखो
कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है, मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा चैप्टर है वहाँ जो दिक्कत कर रहा है, क्यों दिक्कत है, क्या मुझे फार्मूलाज की दिक्कत है या कुछ और है। चलिए अगर सिली मिस्टेक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये फार्मूलाज की प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, एक वन शॉट देखो, ख़त्म करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर फार्मूलाज की प्रॉब्लम है, नोट्स रिवाइज करो एंड देन मूक लगाओ, उस चैप्टर के आप पीवाईक्यू लगाओ। दिक्कत ये है भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि भाई अपन लोग को फोकस एरिया क्या है। बस आप मूक्स लगाते जा रहे हैं, बस मूक्स का एनालिसिस नहीं करोगे जब तक। एनालिसिस में सबसे ज़्यादा क्या आता है, चलिए पहले तो मतलब माइक्रो लेवल पर बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन मैक्रो पे क्या है भाई, जिस टॉपिक में आप गलती कर रहे हैं बार बार, उस टॉपिक को आपको सही करना है, दैट्स इट। अब वो टॉपिक कैसे पता चलेगा, 5 10 15 मूक्स आप देखेंगे, भैया इसमें मैंने CI किया, इसमें तो नहीं किया, लेकिन अगले में फिर किया, फिर किया, या फिर इसमें नहीं किया। 8 मूक मैंने CI के क्वेश्चन गलत किए हैं, या CI के क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, इतना तो देना ही नहीं चाहिए था, या छोड़ दिया है मैंने। तो मैं जाऊँगा भाई CI का देखूँगा। बस जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही भाई उस चैप्टर को पकड़ो, वन शॉट देखना शुरू करो, PYQ लगाओ, चैप्टर के मूक लगाओ और फार्मूला रिवाइज करो। तो मोक देना ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे सीख क्या रहे हैं। केवल मूक करते रहेंगे तो वो भी भाई दिक्कत की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने मूक लगाए, 250 300 मूक लगाए, तो भाई मेरे को दिन में करने के लिए और कुछ था ही नहीं, नया कुछ मेरे को पढ़ना नहीं था। जो था वो भाई मूक था, 2 घंटे मूक लगाया, 2.5 3 घंटे का रिवीजन, वो उसका एनालिसिस किया, 2 ढाई घंटे का रिवीजन किया। अगर कोई एक आध टॉपिक जैसे क्या बोलते, जीएस में प्रॉब्लम होती है हम लोगों को भाई, जीएस में नई नई चीज़ें ऐड करनी होती है, जीएस की वीडियो देख ली बस। और दिन में करना क्या रहता है हम लोगों को भैया, क्वेश्चन मूक में नहीं होते, बाद में हो जाते। भाई मतलब बहुत सॉलिड क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भैया मूक में नहीं हो रहे हैं, बाद में हो जा रहे हैं। भैया बताइए क्या करें। सबसे पहले तो ये समझिए कि 2 राउंड में पेपर करना है, स्किप कर करके देखना है। अगर आप लोग दिमाग पे ले लेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को छोड़ छोड़ के क्वेश्चन करना है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भाई करने लायक होते नहीं है मूक में, वो आप कर लेंगे भाई 3 मिनट 4 मिनट में, लेकिन मूक में वो करने लायक क्वेश्चन नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा। एंड ईगो पर नहीं लेना है, हम लोगों को 200 में से 200 नहीं चाहिए। कट ऑफ 200 नहीं जाती, ठीक है, कट ऑफ 150 के नीचे रहेगी अब तो। लेकिन अगर 150 लाना है भाई तो 2 3 क्वेश्चन नहीं होते तो ठीक है ना, उसमें इतना दिक्कत क्या है। कभी 45 के नीचे भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है हर मूक में 45 में, मतलब 50 में 50 आएंगे। कुछ मूक्स होंगे जिनमें भाई दिक्कत होगी, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब या फिर सबका एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि भाई वो लोग स्किप नहीं करते हैं, है ना। अब वो क्या है कि जब आप स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन अगर 1 मिनट में बनने का होगा तो 1.5 मिनट में बनेगा। 1.5 मिनट में जब बनाए नहीं जाएंगे भाई, टाइम बढ़ेगा, आपका प्रेशर आएगा, तो आप स्लिम मिस्टेक्स करेंगे तो भाई वो एक फिर नहीं बनेगा, फिर दूसरे राउंड में और दिक्कत देगा। तो सबसे ज़रूरी होता है भाई स्किप, क्वेश्चन को समझना कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करने योग्य है। अभी आपको लग रहा है कि भैया क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन क्या था कि भाई मूक में क्वेश्चन नहीं हो रहा, बाद में हो जा रहा है, आप कह रहे हैं ये स्किप करने का। भाई स्किपिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये समझने की ज़रूरत है भाई, स्किपिंग बहुत ज़रूरी है। एंड भैया बेसिक से करें या शॉर्ट ट्रिक से, अगर आपको आपका बेसिक क्लियर है तो भाई हर क्वेश्चंस को बेसिक पे करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का यूज़, जो मोक्स होते हैं ना भाई, मोक्स ना जैसे पेपर है हमारा बैटल ग्राउंड, ठीक है, और मूक है हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड। जो हमको इक्विपमेंट ब्रह्मास्त्र जो हमको यूज़ करने हैं ना, वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका यूज़ करना सीखेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें, अगर मान लीजिए ट्रेनिंग ग्राउंड में दिक्कत हो रही है, मेरा एम पे नहीं लग रहा, तो क्या दिक्कत है, अगर मैं उस ट्रेनिंग ग्राउंड में 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद अगर वो शॉट मारना सीख जा रहा हूँ, है ना, तो फिर भाई मुझे दिक्कत क्या है। आने दो भाई मूक्स में, अगर मेरे 42 आते हैं, आने दो अगर मेरे 40 आते हैं, लेकिन अगर मैं वो ट्रिक सीख जाता हूँ तो भाई वो आगे काम आनी है मेरे युद्ध में। और युद्ध ज़रूरी है भाई, परीक्षण तो चलते रहेंगे, उसमें आप हारेंगे, युद्ध आखिरी दिन जीतना ज़रूरी है ना। जो आप उससे सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, सीधी सी बात है। बेसिक से हर बंदा कर लेगा, है ना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स आपको
समय बचाएगी, समय बचाएगी, कॉन्फिडेंस देगी आपको, दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए समय देगी। तो अभी अगर शॉर्ट ट्रिक है यूज़ करो, गलतियाँ होगी, ऑप्शन से करना है आपको, ऑप्शन से करो। आपको दिख रहा है भाई 7, 11, 13 जैसा प्राइम नंबर दिख रहा है, आपको क्या करना है कि आपने मारा ऑप्शन, मान लीजिए आपने देखा भाई 11 है क्वेश्चन में, मैंने 11 का मल्टीप्लर देखा और कोई नहीं है, चेक किया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि भाई उसको छोड़ देना है, अगर आपका टाइम बचेगा तो आप उसको देख लेंगे, और अगर आपका टाइम नहीं बचा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वही आंसर होगा। हो सकता है 10% चांस उसमें आंसर गलत हो, लेकिन 90% चांसेस में वो आंसर सही होगा। तो भाई तुक्का मारो, बहुत ज़रूरी है, सीखोगे। जब तक अगर आप पता है मोक्ष में आप ट्राई नहीं करोगे तो वहाँ उस दिन आप सोचोगे उस दिन ट्राई कर लेंगे, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। भैया टीचर जब बता रहे हैं तो आ जाता है, बट जब खुद करते हैं तो नहीं हो रहा है। कैसे होगा भाई, पैसिव लर्नर जो बन जाते हो, हाँ कैसे होगा, वो बता रहा है तुम बस देखते जा रहे हो, तुम सोच रहे हो भाई वीडियो ख़त्म हो, हाँ 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 हाँ, बट भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो भाई, नहीं कर रहे हो। सीखना ज़रूरी है, सिलेबस ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है कि भाई आप 2 महीने में सिलेबस ख़त्म करते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में, आप उससे कितना सीख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। पैसिव लर्नर नहीं बनना, जब वो बता रहे हैं भाई वो सॉल्व करा रहे हैं, उससे पहले तुम सॉल्व करके देखो, उनके सॉल्यूशन के बाद तुम करते हो कि भाई क्या उनके सॉल्यूशन के बाद मैं कर पा रहा हूँ, तो उनके सॉल्यूशन से दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। PYQ उन्होंने एक चैप्टर ख़त्म किया, क्या आपने PYQ प्रैक्टिस की है? 100-150 क्वेश्चन किए आपने इंपॉर्टेंट। अगर इसका जवाब हाँ है तो भाई आप ये नहीं कह सकते थे आज मेरे से वो बन नहीं रहे, और अगर नहीं बन रहे तो शायद आपने फिर उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की है। भैया मूक हिंदी में अटैम्प्ट करें या इंग्लिश में, मैं हिंदी में मीडियम हूँ, या मुझे हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। भाई मेरे को भी हिंदी में अच्छे से समझ आता था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई मैंगो मैन आम आदमी होता है। समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा वो तो सही होगा, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, हिंदी में गलत ट्रांसलेशन करते हैं। तो कई बार, बहुत बार, मेरा एक पिछले मेंस में भी एक क्वेश्चन इसी वजह से गलत हुआ था। तो ये ज़रूरी है कि भाई आप इंग्लिश में हिंदी में मूव कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए भाई मेरे को इंग्लिश में मूव करना है, मूव देना है। धीरे 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 जब आप वो समझेंगे ना, जब कोशिश करेंगे ना, माइंड सेट शिफ्ट करेंगे ना कि मैं हाँ इंग्लिश में मैं कर लूँगा। पहले गलतियाँ होंगी, पहले दिक्कत होगी, पहले नहीं आएगा समझ में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपको एकदम ही कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में करो उसको इंग्लिश में पढ़ने के बाद, लेकिन ये नहीं कि आपने हिंदी में शुरू किया, हिंदी में 25-25 क्वेश्चन हिंदी में कर जाएंगे, दिक्कत होगी भाई। एक कभी ना कभी आप ऐसे फंस जाएंगे कि आप हिंदी में समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन उतना आसान था। तो भाई इंग्लिश मीडियम में ट्राई करो। और सच बताऊं भाई, इंग्लिश मीडियम अगर आप CGL का पेपर दे रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी भी इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, नहीं निकाल पाएंगे। आई बेट यू आप निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। माइंड सेट शिफ्ट करो कि मैं बिना इंग्लिश के मैं ये पेपर निकाल लूँगा, या ये कि भाई मैं हिंदी मीडियम का है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई करना पड़ेगा, तुम्हें पीछे अपने घर को देखना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास वो है, लग्जरी है कि तुम ये ना करो, ये ना सीखो, और फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो। छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में करना पड़ेगा। इंग्लिश में मुझे जीके किसी से कोई अच्छी जीके पढ़ा रहा है, मुझे जाना पड़ेगा इंग्लिश में पढ़ने। ये कोई है ही नहीं ये बात कि भाई मुझे इंग्लिश में मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता समझ में, सीखो, बदलना पड़ेगा भाई अपने आप को। अगर आप सोचेंगे भाई कि उसी माइंड सेट के साथ आगे जाएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, तो कुछ सब सही नहीं होने वाला। भैया PYQ वर्सेस न्यू एडिक्टिव पैटर्न, अगर आप किसी भी टीचर से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं और मूक लगा चुके हैं अलग अलग जगह से, तो ऐसा है कि आपको इन चीज़ों का सोचने का मतलब ही नहीं है कि PYQ या सब मैथ एक ही है, बेसिक सब कोई वही दे रहा है। कोई कहीं से फंसा रहा है, कोई कहीं से फंसा रहा है। एडिक्विटी होगा, कहीं से फंसाएगा। आप अगर 4 जगह के मूक देंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि कौन कैसे फंसा सकता है, मैं एक क्वेश्चन में कैसे फंस सकता हूँ। बेसिक मैथ सब जगह सिंपल है, लेकिन हाँ अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आप अब एडिक्विटी पैटर्न पर जा सकते हैं, एडिक्विटी के कंप्लीट कीजिए।
और अगर आपने बहुत कम प्रैक्टिस की है तो मेरा मानना है कि चाहे TCS हो एडिक्विटी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पहले एडिक्विटी के कीजिए, देन TCS के कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PYQ कीजिए, अलग अलग मूक्स के कीजिए, जैसे भी है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ज़रूरी है। बट मेरा एक थोड़ा है कि भाई मूक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक से क्या है, बुक टाइम लिमिट में नहीं कर पाते। जैसे कोई भी बुक हुई तो आप एक क्वेश्चन में फंस जाएंगे, 3-3 4-4 घंटे उसको दे देंगे, बस अतिशयोक्ति है। बट किसी क्वेश्चन को आधा 1 घंटा दे देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तब की मूक्स में आप समझेंगे कि उसको स्किप कैसे करना है ना, कोई क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। तो मूक ज़रूरी है। मेरा मतलब अगर मेरी माने तो किताब की जगह PYQ प्रैक्टिस से अच्छा है मूक PYQ लगाइए। भैया इस चैप्टर को पढ़ता हूँ तो पुराना भूल जाता हूँ, दिक्कत है भाई, दिक्कत है। इसीलिए सिलेबस को सबसे कम समय में करने की ज़रूरत है। और हर चैप्टर को करने के बाद आपको रिवाइज करना ज़रूरी है, उसके मूक लगाना ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है, जो आप उस जल्दी से जल्दी अगले चैप्टर वाले दिन उसको रिवाइज कर पाएँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने रेशियो कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज का पुराना था, आज का रेशियो मैं अगले दिन रिवाइज कर लूँगा 1 घंटे 1.5 घंटे में। मोटे नोट्स होंगे तो दिक्कत क्या होगी, एक दिन तो आपको रिवाइज करने में लग रहा है, फिर वही प्रॉब्लम है ना। सिलेबस को हमको 3-4 महीने में करना है, बीच बीच में हमको रिवीजन करते जाना है, PYQ लगाते जाना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, जो मैं बता रहा था मेरे नोट्स को आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मेरे नोट्स ज़रूर देखना, उससे आपको एक समझ में आएगा कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इफ़ अगर आपको समझ में आया कि ये बंदा जेन्युइन है तो आप लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त को भी ज़रूरी है। अगर आप, मैंने एक चीज़ समझी है कि अगर आप दूसरों का भला देखेंगे तो आपका भी उतना ही ज़्यादा भला होगा। अगर आप सोचेंगे मैं अकेला अकेला कर लूँ और मेरा सब कुछ सही होगा, तो भगवान भी ऊपर देख रहा है, ऊपर भी देख रहा है। ठीक है, आस्क एनीथिंग, विल पिक अप योर क्वेश्चन इन Q&A वीडियो। जैसे मैंने बताया, आप नीचे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जैसे मैं जितने क्वेश्चन कर सकता था मैंने किए, बट अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस का हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उसको या तो कमेंट सेक्शन में ही आंसर करूँगा, पिन कर दूँगा लोगों के लिए, या फिर उसके लिए अलग Q&A वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।